नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर इन अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने अवस्थापाक ये टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से 3 तरह के डाइजेस्टिव प्रोसेस इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव रहते हैं। उसमें पहली अवस्था जो रहती है, जिसे हम पहला अवस्थापाक कहते हैं या प्रथम अवस्थापाक कहते हैं, उसे हम अविदग्धावस्थापाक कहते हैं। उसे हम मधुर अवस्था पाक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था रहती है अवस्था पाक की, वो रहती है विदग्ध अवस्था। उसे हम सेकंड स्टेप कहते हैं। इसे हम अम्ल अवस्था पाक कहते हैं। थर्ड जो अवस्था पाक है वो है पक्वावस्था, दैट इज थर्ड स्टेप। उसे हम कटु अवस्था पाक कहते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों अवस्था पाक हमने जब स्टडी किए लास्ट लेक्चर्स में, तब हमने देखा कि किस तरह से ये जो सारी अवस्था पाक की जो चक्कर है वो किस तरह से हैपन होते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला अवस्था पाक रहता है मधुर अवस्था पाक, उसमें लोकेशन क्या रहेगा, उसके बाद उसका पीरियड कितना लगेगा, कितने घंटे तक वो आमाशय में खाना पड़ा रहेगा, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी कैसे रहेगी। मतलब हमने देखा कि सबसे पहले जो पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट है वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद वाटर एलिमेंट डाइजेस्ट होगा, और उसके शरीर पे क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो हमने देखा कि वहाँ पे कफ दोष का वृद्धि होगी, और व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति ने खाना खाया है, वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव, लिथार्जिक और सेटिस्फाइड फील करेगा। उसके बाद हमने सेकंड जो अवस्था पाक थी आम्ल अवस्था पाक, उसके बारे में भी देखा कि उसका लोकेशन क्या रहता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको पीरियड कितना लगता है, 6 से 6.5 घंटे तक उसको पीरियड लगता है। उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे जो आहार रस जो होता है वो अम्ल रस का बन जाता है, और एट द सेम टाइम वहाँ पे पित्त दोष की सिक्रीशन या पित्त दोष की उत्पत्ति भी हो जाती है। और ये पित्त दोष का क्या महत्व रहता है, तो पित्त दोष जो विजातीय घटक है उनको सजातीय, मतलब फूड का ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद करता है। उसके बाद हमने उनके सिम्टम्स देखे कि सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, कि उस व्यक्ति में पित्त दोष बढ़ जाएगा, और उस व्यक्ति में सेकंड अवस्था पाक में हॉट सेंसेशन और थर्स्ट ये लक्षण दिखाई देते हैं। थर्ड जो अवस्था पाक था वो था कटु अवस्था पाक। तो ये जो कटु अवस्था पाक, ये इसका लोकेशन हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद उसका पीरियड हमने देखा 6 से 12 घंटे लगते हैं उसको। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वायु और आकाश एलिमेंट का डाइजेशन यहाँ पे होता है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे वायु की उत्पत्ति भी होती है। तो उसके संदर्भ में ये श्लोक भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने वहाँ पे जो जो सिम्टम्स व्यक्ति में आते हैं उनके बारे में भी देखा। उसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो फूड है डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद उसका एब्सॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद लास्ट में सेपरेशन, मतलब जो वेस्टिजियल प्रोडक्ट्स है उनको सेपरेट करने का काम इस थर्ड स्टेज में होती है। वेस्टिजियल पार्ट है उसको हमारे शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, और ये स्टेज के एंड में अगर अच्छी तरह से ये हुई तो उस व्यक्ति में एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो फ्रेश फील करता है। ठीक है, और उस व्यक्ति में भूख की भावना निर्माण होती है। यहाँ तक हमने देखा था। लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हमें याद रखना है जब हम ये अवस्था पाक को पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो वहाँ पे हमने टाइम देखा था कि हर एक स्टेज में हर एक डिफरेंट टाइम स्लॉट वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो फूड है, जो फूड का जो टाइप है, जिस व्यक्ति ने उस फूड को कंज्यूम किया है, किस टाइप का फूड उस व्यक्ति ने कंज्यूम किया है, उस व्यक्ति की अग्नि कैसी है, उसकी पचन शक्ति कैसी है, और उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। इन सारी चीज़ों पे जो आहार हमने लिया है उसका डाइजेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड रहता है हर एक स्टेज में वो वेरी करेगा किसके हिसाब से, कि उस व्यक्ति ने कौन से टाइप का आहार लिया है, मतलब गुरु आहार लिया है या लघु आहार लिया है, उस व्यक्ति की अग्नि कैसी है और उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उस पे वो डाइजेशन की जो अवस्थाएं हैं वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो विजातीय या इनऑर्गेनिक आहारीय द्रव्य है उनको सजातीय या ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि हर एक स्टेज में हमने तीनों दोषों की उत्पत्ति किस तरह से होती है वो ऐसे देखा। जैसे पहला जो अवस्था पाक है उसमें हमने देखा कि कफ धातु का कफ दोष का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट जो अवस्था पाक था वहाँ पे हमने देखा कि पित्त दोष की उत्पत्ति होती है, और थर्ड जो
अवस्था पाक है कटु अवस्था पाक, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वायु दोष उत्पन्न होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब जो पंच महाभूत है, वहाँ पे उनको सेपरेट करने में जो अग्नि कार्य करती है उसे हम भौतिक अग्नि कहते हैं। ये जो तीनों अवस्था पाक है उनका ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है उसके बारे में यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है कि अगर किसी व्यक्ति के एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो उस व्यक्ति ने खाना कितने बजे खाया था, उसके 3 से 4 घंटे में उसमें मधुर अवस्था पाक रहेगा। उसके बाद 4, अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो 6 से 6.5 घंटे तक उसमें पित्तावस्था या सेकंड जो स्टेप है अम्लावस्था पाक ये रहेगी, और थर्ड उसमें और 6 घंटे जोड़ देंगे तो लास्ट की जो अवस्था पाक है उसमें रहेगा। तो उस हिसाब से हम उस व्यक्ति का एग्जैक्ट पेन का कॉज क्या है, कौन सी अवस्था पाक में है और किस ऑर्गन में ये पेन हो सकता है और वहाँ पे कौन से दोष की वजह से ये पेन हो रहा है वो डिसाइड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम उसकी ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो तीनों अवस्था पाक देखे उसमें अगर उसको हम नेचर में भी देख सकते हैं। अगर नेचर में हम उसका एग्जांपल उन्होंने दही का दिया है कि जो न्यूली फॉर्म कर्ड रहता है वो तो स्वीट इन टेस्ट रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो अम्ल रस का हो जाता है, और जब हम फ्रेशली उसको ग्रहण करते हैं या फ्रेशली हम उसको खाने में लेते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है। लेकिन अगर कुछ समय बाद हमने उसका सेवन किया तो वहाँ पे वो अम्ल रस होने की वजह से पित्त दोष की वृद्धि करता है। और अगर हमने उस कर्ड को या उस दही को लंबे समय तक रख दिया तो क्या होता है, तो वो कटु रसात्मक यानी तीखा बन जाता है, यानी उसमें एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो ये जिस तरह से नेचर में ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि पहले मधुर अवस्था रहती है, बाद में अम्लावस्था आती है और एंड में कटु अवस्था रहती है, उसी तरह से हमने ये जो तीनों अवस्था पाक देखे उनको हम रिलेट कर सकते हैं। लास्टली दोस्तों हमें यहाँ पे जो अवस्था पाक है उसका विपाक के साथ क्या रिलेशन है उसे भी देखना है। तो विपाक जो होता है वो ये जो तीनों अवस्था पाक है, मधुर अवस्था पाक, अम्लावस्था पाक और कटु अवस्था पाक, ये तीनों के एंड में ये उपस्थित होता है या ये उत्पन्न होता है विपाक। तो आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस रस फॉर्म इज कॉल्ड विपाक। रसानाम परिणामांते स विपाक इति स्मृतः। मतलब ये जो तीनों अवस्था पाक हमने देखे, मधुर अवस्था पाक, अम्लावस्था पाक और कटु अवस्था पाक, ये तीनों होने के बाद उस व्यक्ति ने कौन से रस का आहार लिया है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति में हमें विपाक दिखाई देता है। तो उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। तो विपाक उसे हम निष्ठापाक भी कहते हैं। विपाक के टाइप्स रहते हैं। तो पोस्ट डाइजेस्टिव जो टेस्ट रहती है उसके 3 टाइप रहते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, मतलब हमने कौन से रस का आहार लिया है उस हिसाब से हमारे शरीर में विपाक डेवलप होते हैं। मतलब ये तीनों अवस्था पाक तो कंपलसरी होगी ही, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति ने कौन से रस का आहार लिया है उस हिसाब से अवस्था पाक के बाद उस व्यक्ति में विपाक दिखाई देता है। तो जो मधुर लवण जो रस होते हैं, मधुर और लवण रस, उनका विपाक हमेशा मधुर ही होता है। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये आचार्यों ने बोला है और ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। इस पे एमसीक्यू आता है कि स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट गिव्स राइज टू विच टाइप ऑफ विपाक। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि इट गिव्स मधुर विपाक। सोर या आम्ल टेस्ट जो होती है वो आम्ल विपाक देती है। पंजेंट, बीटर एंड एस्ट्रिंजेंट तो हमें ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि मधुर लवण रस जो होते हैं उनका विपाक हमेशा मधुर रहता है। उसके बाद अम्ल जो रस रहता है उसका विपाक अम्ल होता है, और कटु, तिक्त, कषाय, ये तीनों रसों का विपाक हमेशा कटु विपाकी रहता है। तो दोस्तों ये विपाक हमने देखे, अब उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो मधुर विपाक है वो क्या काम करेगा। मधुर विपाक है तो शरीर में जाके मधुर रस के जो गुण हैं उनको बढ़ाएगा, यानी कफ बढ़ाएगा। उसके साथ ही वो शरीर में मधुर रस से जो उत्पन्न होने वाले हैं, मतलब कफ वृद्धि होगी, साथ में शुक्र वृद्धि भी होगी। शुक्र धातु अगर शरीर में बढ़ गया तो एक्सपेल आउट शुक्र धातु का बढ़ जाएगा। साथ ही में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड होगा तो उस वजह से
जो रहेगा वो पित्तकर है और वो भी शुक्र धातु और यूरिन को एक्सपेल आउट करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है विपाक की वो है कटु विपाक, और ये कटु विपाक क्या करेगा, ये वातकर है, मतलब वात दोष को बढ़ाने वाला है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन टू फीसेस एंड यूरिन, मतलब व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ जाएगा। वात दोष शरीर में बढ़ गया तो उस वजह से उसके शरीर में बहुत सारी गैसेस उत्पन्न होगी, रुक्षता आएगी लार्ज इंटेस्टाइन में, उस वजह से हार्ड स्टूल उत्पन्न होगी और कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। साथ ही में उसके यूरिन में भी ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हमने अवस्थापाक के बारे में भी देखा और विपाक के बारे में भी देखा। तो ये जो दोनों है अवस्थापाक और विपाक, इन दोनों में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो किस पॉइंट्स पे करेंगे उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अवस्थापाक जो होता है दैट इज द 3 रेगुलर स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, वेयर एज विपाका इज द पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। मतलब ये जो अवस्थापाक रहता है वो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसकी 3 अवस्थाएं रहती है, मधुर, आम्ल और कटु अवस्थापाक। और उसकी जगह पे विपाक क्या है, ये तीनों अवस्था होने के बाद ये पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के स्वरूप में आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवस्थापाक इज अनस्टेबल वेयर एज विपाका इज स्टेबल। मतलब अवस्थापाक जो रहता है, मधुर अवस्थापाक, आम्ल अवस्थापाक और कटु अवस्थापाक, ये वेरी करता है व्यक्ति के प्रकृति पे, अग्नि पे और उस व्यक्ति के जो आहारीय द्रव्य लिए है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब ये अनस्टेबल रहता है। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर मधुर रस प्रधान आहारीय द्रव्य लिए है या लवण रस का ज़्यादा सेवन किया है तो उस व्यक्ति में विपाक हमेशा मधुर ही होगा। मतलब यहाँ पे विपाक स्टेबल रहता है और अवस्थापाक जो रहता है वो अनस्टेबल रहता है। इन अवस्थापाक अग्नि इज नॉट एक्टेड फुल्ली वेयर एज विपाका अंडरगोज अवस्थापाक रहेगा वहाँ पे अग्नि काम करेगी। पहले हम पृथ्वी और जल एलिमेंट का वो डाइजेशन करेगा, नेक्स्ट इसमें तेज महाभूत पे और लास्ट में आकाश और वायु, ये 2 महाभूत पे वो एक्ट होगी। मतलब यहाँ पे जो अग्नि है वो फुल जो ताकत है उसकी वो एक्ट नहीं करती है उस हिसाब से। लेकिन ये तीनों अग्नियों की प्रक्रिया होने के बाद जो आहार रस बनेगा या जो विपाक बनेगा उस पे, मतलब ये जो पहले की 3 जो प्रोसेस है उस पे अग्नि ने पूरी तरह से डाइजेशन कर दिया और डाइजेशन होने के बाद, मतलब अग्नि की पूरी तरह से एक्शन होने के बाद ही विपाक उत्पन्न होता है। इन अवस्थापाक अग्नि इज नॉट एक्टेड फुल्ली वेयर एज विपाका अंडरगोज आफ्टर द एक्शन ऑफ अग्नि। मतलब अग्नि की पूरी तरह से एक्शन होने के बाद ही विपाक उत्पन्न होता है। इन अवस्थापाक काला प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वेयर एज इन विपाका टाइम पीरियड इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट। मतलब अवस्थापाक में हमने देखा कि पहली अवस्था को 3 घंटे लगते हैं, दूसरी को 6 और थर्ड जो है उसको 6 से 9 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन विपाक में टाइम का ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अगर मधुर रस का आहार ज़्यादा मात्रा में सेवन किया है तो उस व्यक्ति में मधुर और लवण रस से जो विपाक होने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे टाइम का कुछ महत्व नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन अवस्थापाक द लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर एज इन विपाक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अवस्थापाक में लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे हमने देखा कि मधुर अवस्थापाक ये आमाशय में होता है, सेकंड जो आम्ल अवस्थापाक हमने देखा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो थर्ड अवस्थापाक होता है वो पक्वाशय में होता है। लेकिन विपाक की कंडीशन में ये महत्वपूर्ण नहीं है। छठा जो पॉइंट है वो है एवरी फूड कंज्यूम अंडर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने किसी भी रस का आहार लिया लेकिन उसको ये तीनों अवस्थापाक में से जाना पड़ता है। लेकिन जो विपाक होता है वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने कौन से रस के आधिक्य वाला फूड ग्रहण किया है, उस पर वो फाइनल स्टेज या उसका जो एंड प्रोडक्ट है विपाक का वो डिपेंड करता है। मतलब जो अवस्थापाक है उनको ये तीनों स्टेज में से जाना ही पड़ेगा, और विपाक का ऐसा नहीं है, वो फाइनली जो जिस रस का आहार लिया है उस पर वो डिपेंड करता है। अवस्थापाक डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट ऑफ फूड बट विपाक डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ द फूड। सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे कि जिस रस का हमने आहार लिया है
उस पे विपाक डिपेंड करता है, अवस्था पाक के उससे कुछ लेना देना नहीं है। अवस्था पाक इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय विपाक, मतलब अवस्था पाक के तुरंत बाद विपाक हमें दिखाई देता है। मतलब ये तीनों अवस्था पाक हो गई, उसके बाद शरीर में विपाक की अवस्था आ जाती है। दोस्तों, अवस्था पाक और विपाक को डिटेल में समझने के बाद अब हम सार किट्ट विभाजन क्या होता है उसको समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सार मतलब क्या, जो न्यूट्रिशियंस या यूज़फुल प्रोडक्ट हमारे शरीर ने एब्सॉर्ब किए हैं वो, और किट्ट मतलब क्या, जो वेस्टिजियल प्रोडक्ट्स है वो। तो ये जो सार किट्ट विभाजन है वो कहाँ पे होता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। दिस ऑकर इन द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। यूजफुल पार्ट फ्रॉम द आहार रस इज कॉल्ड सार, वेयर एज द वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज किट्ट। मतलब जो यूजफुल पार्ट है उसे हम सार कहेंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हम किट्ट कहेंगे। फ्रॉम किट्ट यूरिन, फीसेस, स्वेट एक्सेट्रा फॉर्म एंड देन एक्सक्रीटेड आउटसाइड। ये जो किट्ट है उनसे यूरिन बनती है, फीसेस बनती है, स्वेट बनता है, और इनको फिर बाहर शरीर के फेंक दिया जाता है। और जो सार भाग है उसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और आगे आहार रस पे धात्वाग्नि की प्रक्रिया होके हमारे जो सप्त धातु है उनका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, किट्ट के बाद अब हम सार भाग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि जो फर्स्ट फेज़ ऑफ डाइजेशन होती है उसे हम स्थूल पाचन कहते हैं। वो शुरू होता है माउथ से और ये कंप्लीट होता है लास्ट पार्ट ऑफ द ग्रहणी में। ठीक है, तो ये शुरू होता है माउथ से और उसका एंड होता है ग्रहणीय में। हमें पता है कि जो न्यूट्रिशियस पार्ट्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे फिर से रिपीटेशन में आया है कि जो सार पार्ट है उसे हम यूज़फुल पार्ट या आहार रस कहते हैं, और जो किट्ट भाग है उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक समान वायु का जो फंक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है आचार्य शारंगधर ने। तो वो क्या कहते हैं, रसास्तु हृदयम याति समान मरुते रेति। मतलब इस श्लोक का मीनिंग क्या है कि जो आहार रस उत्पन्न हुआ है ग्रहणी में उसे समान वायु क्या करता है, कैरी करता है, मतलब लेके जाता है कहाँ पे, हृदय में। ठीक है, हृदय में लेके जाता है, और हियर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्थायी और पोष्य पार्ट देन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ग्रहणी में आहार रस, मतलब जो योग्य मात्रा में अच्छी क्वालिटी का जो आहार रस ग्रहणी में तैयार हुआ है उसे समान वायु हृदय में लेके जाता है, और हृदय में जाने के बाद उसे स्थायी या पोष्य भाग में कन्वर्ट करता है, और पोष्य भाग में कन्वर्ट करने के बाद उसे पूरे शरीर में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कोष्ठ के बारे में देखेंगे कि कोष्ठ मतलब क्या। तो जीआई ट्रैक्ट में जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टेंटली डाइजेशन प्रोसेस चलती है उस पार्ट को हम कोष्ठ कहते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट वेयर डाइजेशन इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस। और ये जो डाइजेशन प्रोसेस चलती है, कोष्ठ जो होता है वो दोषों के हिसाब से उसके 3 टाइप्स पड़ते हैं, 3 या 4 टाइप्स पड़ते हैं। तो वात दोष जो रहता है, वात दोष की प्रकृति वाले व्यक्ति में क्रूर कोष्ठ दिखाई देता है। पित्त दोष का जो व्यक्ति रहता है या पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति रहता है उसमें मृदु कोष्ठ रहता है। कफ प्रकृति का जो व्यक्ति रहता है उसमें मध्य कोष्ठ रहता है, और बैलेंस यानी तीनों दोष समान अवस्था में रहे तो उस व्यक्ति में भी मध्य कोष्ठ रहता है। ये कोष्ठों के हिसाब से भी जो डॉक्टर है या जो फिजिशियन है वो उस व्यक्ति की सेंसिटिविटी को काउंट कर सकता है, और उस व्यक्ति को कोष्ठ के हिसाब से कौन सी ड्रग देनी है। मतलब पंचकर्म में अगर उस व्यक्ति को हमें पर्गेशन या विरेचन के लिए कुछ ड्रग देने हैं तो उस वक्त कोष्ठ का विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ड्यू टू दिस द फिजिशियन कैन टेस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कोलॉन एंड विच इज़ सुटेबल ड्रग फॉर हिम। अगर तो इसके बाद हम एक एक कोष्ठ के बारे में समझेंगे। क्रूर कोष्ठ, ड्यू टू वात दोषा प्रिडोमिनेंस दिस पीपल हैव अनसेटिस्फैक्टरी बाउल हैबिट एंड दे ऑफन कंप्लेंट ऑफ अबाउट कॉन्स्टिपेशन। क्रूर कोष्ठी जो व्यक्ति रहते हैं उनमें वात दोष की प्रधानता रहती है। वात दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित होता है उनके शरीर में, तो उस वजह से उन व्यक्तियों में वात के जो गुण है, रुक्ष गुण या फिर लघु गुण, इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। उस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की हमेशा तकलीफ रहती है। देयर इंटेस्टाइन्स आर ड्राई एंड हेंस रिक्वायर स्नेहन और ऑयल ट्रीटमेंट फॉर मिनिमम 7 days। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वात दोष की वृद्धि हो गई तो उसकी जो आंत्र है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो रुक्षता आई है, उस रुक्षता को फिर से स्नेह देने के लिए उस व्यक्ति में हमें 7 दिन तक स्नेहपान करना होता है। स्नेहपान मतलब उस व्यक्ति को 7 दिन तक
तेल या तूप इनका सेवन करना पड़ता है, ठीक है। और उस व्यक्ति को कोष्ठ मतलब उस व्यक्ति को अगर हमें विरेचन जो पंचकर्मा की प्रोसेस है वो अगर करनी है तो उसको स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसको बहुत तीक्ष्ण औषधि देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसका कोष्ठ क्लीन होता है। नेक्स्ट जो टाइप है मृदु कोष्ठ, तो पित्त दोष के जो व्यक्ति रहते हैं उनमें मृदु कोष्ठ रहता है, और इनमें अगर थोड़ा भी तीक्ष्ण रस का अगर औषध लिया तो उस व्यक्ति को डायरिया हो जाता है, ठीक है। बहुपित्तो मृदुः स्यात् सह या स्टूल जो होती है वो लूज़ हो जाती है, या थोड़ा भी अगर उसके शरीर में तीक्ष्ण रस के औषधीय द्रव्य गए तो उस व्यक्ति को उससे तकलीफ बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति को अगर हमें स्नेहपान करना है या उस व्यक्ति को अगर हमें जो ट्रीटमेंट करनी है तो वहाँ पे हम उसको 3 दिन तक घी का सेवन करवाते हैं, ठीक है। तो मृदु कोष्ठ के लिए 3 दिन का स्नेहपान हमें बताया गया है आचार्य लोगों ने। और जो थर्ड टाइप है मध्यम कोष्ठ, यहाँ पे क्या होता है, कफ दोष की अधिकता रहती है या तीनों दोष जो रहते हैं वो एक नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पे मध्यम कोष्ठ रहते हैं। दे डू नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट बट समटाइम्स कैन टेक त्रिफला। ये जो व्यक्ति रहते हैं क्रूर कोष्ठी और मृदु कोष्ठी, इनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो मध्यम कोष्ठ के व्यक्ति होते हैं इनमें जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इनका अगर कोष्ठ क्लीन करना है या उनको जो पर्गेशन करना है उस वक्त उस व्यक्ति ने अगर त्रिफला भी लिया, त्रिफला चूर्ण, तो भी उस व्यक्ति का कोष्ठ क्लीन हो जाता है। बाय नोइंग कोष्ठ वी कैन डिसाइड द ड्रग शुड बी गिवन फॉर विरेचना। ये जो सारे कोष्ठ की जो प्रक्रिया है वो हमें क्यों चाहिए, जो पंचकर्म के 5 टाइप्स है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और शिरोविरेचन, ये जो 5 पंचकर्म है इनमें अगर हमें वमन करवाना है या विरेचन करवाना है तो उस व्यक्ति का कोष्ठ ज्ञान होना या उसका ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अवस्था पाक में विपाक देखा और कोष्ठ को भी समझा।